पर ये तय कौन करेगा? अब इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। दिल्ली में ही 2020 को थोड़ा रिविजिट करते हैं। सीए प्रोटेस्ट भी हो रहे थे, दिल्ली में हिंसा भी हुई, दंगे भी हुए। दिशा रवि, उमर खालिद, आसिफ इकबाल तन्हा, गुलफिशा खातून, मिरान हैदर, सफूरा जरगर, इन सब पर राजद्रोह के मुकदमे कायम किए गए। और कपिल मिश्रा नाम का एक शख्स भी है, बीजेपी का नेता, वो सामने डीसीपी को धमका रहा है, वहां पर राजद्रोह कायम नहीं होता। तो ये जब राजद्रोह क्या एक राजनीतिक औजार बन गया है? सवाल यहां पर है, क्या यह बड़ा सवाल है क्या आज की तारीख में? देखिए, मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में अभी वेकेशन है। वेकेशन से कुछ दिनों पहले ही ये मुकदमा आया था सेडिशन के बारे में, जो वैलिडिटी हम लोगों ने चैलेंज किया है। तो उस समय अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप इसको अभी आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की भी ऐसी मंशा है कि इस तरह का कानून जो इंग्लिश रिजीम में था, ब्रिटिशर्स के टाइम में था, वो नहीं रहना चाहिए। तो हम लोगों ने सबने सोचा कि उस समय इसको आर्ग्यू करना, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ठीक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको मान रही है कि इस तरह का कानून नहीं रहना चाहिए। ये बड़ा शॉकिंग है एक्चुअली, ना सरप्राइजिंग नहीं, शॉकिंग है कि लॉ कमीशन की इस तरह की रिपोर्ट आई। लॉ कमीशन की रिपोर्ट के अंदर मैं आपको बताऊं कि केवल ये बात नहीं है कि जो 7 साल की उन्होंने सजा बढ़ा दी, जो गवर्नमेंट की मंशा अगर उनकी थी, तो गवर्नमेंट की मंशा भी उसके अंदर नोट होती है लॉ कमीशन की रिपोर्ट में। क्या गवर्नमेंट की मंशा ये थी कि किसी तरीके से ये जो आर्ग्यूमेंट है ये पोस्टपोन्ड हो जाए और बीच में लॉ कमीशन की रिपोर्ट आ जाए और लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर वो वैलिडिटी के क्वेश्चन को आर्ग्यू करें? मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर सवाल है वो ये है कि 7 साल के अलावा इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन को ऐड किया है। उस एक्सप्लेनेशन के बेसिस के ऊपर इन्होंने जो था, जो पहले केदारनाथ के अंदर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक जजमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने इंसाइटमेंट की बात की थी, इंसाइटमेंट विच रिजल्ट्स इन सम काइंड ऑफ वायलेंस। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहुत सारे जो जजमेंट्स हुए उसमें ये बोला कि एक नेक्सस होना चाहिए। नेक्सस ये होना चाहिए कि आपकी ने जो स्टेटमेंट दिया वो क्या ट्रिगर इमीडिएटली वायलेंस को करता है। जो उन्होंने बोला कि स्पार्क इन ए पावर कैग, एक जजमेंट के अंदर उन्होंने इस बात का उदाहरण दिया, उन्हीं सिचुएशंस के अंदर इस तरह का प्रोविजन लागू होगा। तो इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन 4 ऐड किया है उसके अंदर उन्होंने बोला है कि इंसाइटमेंट का मतलब हुआ मियर इंक्लिनेशन, मतलब आपका सिर्फ सोचना। अब आपकी बात का मैं उदाहरण, ये जो उदाहरण आपने दिए उसको मैं समझाता हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने सरकार को क्रिटिसाइज किया किसी भी चीज को लेकर के, अब ये सबको मालूम है कि 19(1)(a) के अंदर आप सरकार का क्रिटिसिज्म सीवियस तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं करते हैं कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी ठीक नहीं है, उनके बहुत सारे जो और पॉलिसी डिसीजंस हैं डेवलपमेंट के बारे में वो ठीक नहीं है, ये सब बातें आप कह सकते हैं। केदारनाथ में भी इसका जिक्र है कि आप ये सब कह सकते हैं। केदारनाथ में ये भी कहा है उन्होंने कि अगर फेडरल कोर्ट की बात ना मानी जाए, जो उन्होंने रीड डाउन किया है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है प्रोविजन। मुझे बताइए कि 19 के अंदर 19(1)(a) में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात है। 19(2) में जो एक्सेप्शंस दिए हैं उसके अंदर कहां डिसलॉयल्टी जैसे शब्द हैं, डिसअप्रोवेशन जैसे शब्द हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट ने रिसेंटली बोला है कि आप उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते। तो 19(2) के अंदर अगर आप इन सारी चीजों को ऐड करेंगे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट में जाते हैं, तो वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। इसके अलावा दूसरी बात नहीं होती। इन्होंने जो डाइल्यूट करके ऐड कर दिया है, ये जो रिपोर्ट है लॉ कमीशन, मतलब आप जिसे चाहें किसी ना किसी बात पर किसी की भी भावनाएं आहत हो सकती हैं, और खासकर सरकार में। और मैं इसका एक उदाहरण भी देता हूं। संजय पारेख वरिष्ठ पत्रकार थे, स्वर्गवास हो गया, विनोद दुआ। हाँ बिल्कुल, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थे, शब्द तीखे होते थे, लहजा बहुत ही सौम्य और सभ्य। और किसी बात पर सरकार की आलोचना की, शिमला से भी ऊपर कहीं एक अदालत में राजद्रोह का मुकदमा कायम करवा दिया गया, और अपने जिंदगी के आखिरी कुछ महीने उस केस को सामना करते हुए झेले उन्होंने। हाथरस में क्या हुआ? एक नोटबुक और 2 पेन लेकर कोई रिपोर्टिंग करने जा रहा है, 1 साल तक जेल में पड़ा रहा। उमर खालिद को 1000 दिन हो गए, जेल में बैठा है, राजद्रोह का ही मुकदमा है।
देखिए मैं आपको बताऊं, पहले हम केदारनाथ का जिक्र करके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ये बात तो कहते थे कि इसका जो नेक्सस है वो वायलेंस के साथ होना चाहिए। इसमें उसको भी डाइल्यूट कर दिया है। इसमें उन्होंने बोला मियर इंक्लिनेशन सफिशिएंट, इसका मतलब आपने बोला उससे, और उन्होंने ये भी कहा है कि जरूरी नहीं है कि इसके लिए कोई एविडेंस हो। ये आप पढ़िएगा उसमें कि एविडेंस की जरूरत भी नहीं है कि उसके इस बोलने से वास्तव में कोई ट्रिगर, वायलेंस ट्रिगर हुई या वास्तव में देशद्रोह या राजद्रोह की बात हुई। वही कहते हैं कि आपने कोई स्टेटमेंट दिया, और अगर आपने स्टेटमेंट, ये आपने बोला कि ये जो डेवलपमेंट की पॉलिसीज हैं गलत हैं, बिल्कुल, इसको भी इस रिपोर्ट के हिसाब से ये माना जाएगा कि राजद्रोह है। तो अभी जो संजय पारेख, एक सवाल मैं एक सेकंड एक सवाल पूछ लेता हूं, थोड़ी कानूनी सलाह, बिना पैसे दिए आपसे बिन पैसे की कानूनी सलाह भी ले लेता हूं। मैं अभी समीक्षा कर रहा हूं राजद्रोह के इस मामले की, तो इसी पर मुझ पर भी राजद्रोह कायम हो सकता है? गलत है तो अगर जिस तरह से इंटरप्रिटेशन लॉ कमीशन ने किया है, तो कोई ना कोई आपके ऊपर ये शुरू कर सकता है कि आप ये जो इतनी बड़ी रिपोर्ट राजद्रोह के बारे में है और आप उसी के कह रहे हैं कि नहीं सरकार को क्रिटिसाइज करना ठीक है, तो इसको मान सकते हैं इनकी रिपोर्ट के हिसाब से कि मियर इंक्लिनेशन, मेयर इंक्लिनेशन तो दिख गई भाई, मैं तो घंटे भर का कार्यक्रम कर रहा हूं।